दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में और मैं हूं बबलू कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप अपने रिजल्ट्स जो सक्षमता 2 का प्रकाशन हुआ है 1 से 2 दिन पहले, उसको आपने देख लिया होगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माने तो उसके अनुसार 81.40% अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी असफल हुए हैं। तो जो भी प्रत्याशी पास आउट हुए हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और जो असफल हुए हैं ना, उनके लिए भी हमारे इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उनके लिए भी हमारे वीडियो में बहुत सारे समाचार हैं, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपकी आने वाली जो सक्षमता 2 में पास आउट हुए हैं, तो वे उनके लिए हमारे वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो असफल हुए हैं उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां हैं। तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अब मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं कि सक्षमता 2 जो आपने पास आउट किया है, उसके बाद जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सक्षमता 1 में लमसम 40,000 लोगों को डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि संदेहास्पद की श्रेणी में उनको रखा गया है। और जो डाउटफुल की कैटेगरी में आ गए उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बहुत दिनों तक तो इंतज़ार करना पड़ा कि कब पोर्टल खुलेगा। उसके बाद जब पोर्टल खुला तो उसके पोर्टल पे अपलोड करने के साथ साथ आपको मैनुअली भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े, और आज तक उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी है। और वे ट्रांसफ़र वाले में भी आवेदन सही से नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी पदस्थापना भी नहीं हो पा रही है, या उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित नहीं किया जा रहा है। तो आपके साथ भगवान न करे ऐसा हो, उसके लिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फॉरवर्ड और स्किप करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ताकि आपको परेशानी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आपको क्या करना है कि आप अपने आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों के पास आधार होता है जिसमें कि मोबाइल लिंक तो उन्होंने कराया उस समय, लेकिन वो मोबाइल उनके पास कब का समाप्त हो चुका है। मतलब वो मोबाइल की बात नहीं है, मोबाइल आपके पास वो समाप्त हो चुका है और आपको पता भी नहीं है कि आपको OTP जाता भी है कि नहीं जाता है, और अगर जाता है तो किस मोबाइल पे जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप जा कर के साइबर कैफ़े में या खुद से भी वो चेक कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल पे OTP सही से जाता है कि नहीं जाता है। उसके लिए अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल में टाइप कीजिएगा UIDAI, जो आधार का वेबसाइट है। वहाँ पे ओपन करने के बाद आप अपने आधार से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं वो सब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे OTP जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो किसी साइबर कैफ़े में मूव कीजिए और वहाँ पे जाके चेक कराइए, और वो आसानी से बता देंगे। क्योंकि अगर आपके मोबाइल पे OTP नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पे आपकी काउंसलिंग आगे ही नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। और अगर आपके आधार पे और आपके डॉक्यूमेंट्स पे नेम मिसमैच है तो उस स्थिति में भी आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो है, आप जो भी आधार अपलोड किए हैं वो हूबहू आपके पास होना चाहिए। अभी उसमें किसी भी प्रकार के करेक्शन को कराने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो उस स्थिति में तो और ज़्यादा डाउटफुल में आप आ जाएंगे काउंसलिंग शुरू होने के बाद भी। तो इसीलिए आप अपने आधार को अभी सुधरवाएंगे नहीं, आप ये केवल चेक करा लेंगे कि आपके आधार से मोबाइल लिंक है भी कि नहीं है। ये केवल आपको चेक करा लेना है। तो ये चेक करा लेंगे कि आधार से आपका मोबाइल लिंक है कि नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो एक PDF डाउनलोड हुआ होगा, जहाँ भी जिस साइबर कैफ़े में खुद से आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एक PDF जो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, वो एक डिजिटली फॉर्म में भी होता है, जो कि साइबर कैफ़े वाले के पास सेव होगा आपके फ़ोल्डर में, अगर उसने रखा होगा तो वहाँ पे जाके उनसे बोलिएगा कि आप मेरा PDF ओपन कर दीजिए, और उसमें एक व्यू ऑप्शन होता है, ठीक है। उस व्यू ऑप्शन में जा कर के आप सारा डिटेल अपना देख लेंगे कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं उसका एक लिस्ट आप तैयार कर लेंगे खुद से।
वो साइबर कैफ़े वाले के पास उतना समय नहीं होगा कि आपको उतना बना के दे। आप खुद से एक डायरी बना लेंगे, वहाँ पे आप लिस्ट तैयार कर लेंगे कि हमने क्या क्या अपलोड किया है और क्या नहीं किया है। तो जो जो अपलोड किया है आपने, वो तो कम से कम आपके पास एकदम ओरिजिनली उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपके पास गलती से आपने जीरोक्स अपलोड कर दिया है और आपके पास वो नहीं है ओरिजिनल, तो आप काइंडली जा करके उसका ओरिजिनल तुरंत इमीडिएट निकलवा लें, क्योंकि वो वेरिफिकेशन जब होगा तो आपसे वो मांगा जाएगा। तो उस स्थिति में अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपको डाउटफुल की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको उससे बचा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनली प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि डाउटफुल की कैटेगरी में इन कारणों से भी लोग आते हैं कि जैसे मान लीजिए मैट्रिक का मार्कशीट आपने अपलोड कर दिया, सर्टिफिकेट आपके पास गुम हो गया था, या आपने अपलोड ही नहीं कराया, या मैट्रिक इंटर का मार्कशीट अपलोड किया, सर्टिफिकेट गुम हो गया। मतलब इस स्थिति में भी आपको डाउटफुल कर दिया जाता है, या ये रिमार्क्स लिख दिया जाता है कि इन्होंने ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड लिख दिया जाता है। तो उसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपना सर्टिफिकेट्स, जिस संस्थान से आपने बीएड या एमए, बीए, इंटर, ये मैट्रिक की परीक्षा पास आउट किया है, वहाँ से आप जा करके काइंडली वो उपलब्ध करा लेंगे, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में भी कोई सुधार नहीं करवाएंगे अभी फ़िलहाल, जब तक कि आपकी पोस्टिंग, पदस्थापना नहीं हो जाती है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं कराएंगे। जब आपका पूरी तरह से काउंसलिंग पूरा हो जाए, तब आपको बोला जाए, तब उसके बाद आप करा लीजिएगा, लेकिन अभी आपको कुछ भी सुधार नहीं करना है। आपका हूबहू वही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपने अपलोड किया है, नहीं तो उस स्थिति में आपको फेक की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स सुधरवाने नहीं हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डाउटफुल की कैटेगरी में आने के बाद क्या होता है। तो डाउटफुल की कैटेगरी में आने के बाद क्या होगा कि आपको फिर से जैसा कि सक्षमता 1 में देखा गया, तो आपके लिए एक पोर्टल ओपन किया जाएगा। उसके बाद आपको मैनुअली भी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे सुधरवा के, या जो आपने प्रोड्यूस नहीं किया था उस समय डिमांड किया जाएगा जो जो आपका डाउटफुल होगा। इस पर भी मैं डाउटफुल वालों के लिए बाद में वीडियो बना दूंगा जब भी आपको परेशानी होगी तो। लेकिन उस स्थिति में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जब मांगा जाएगा डाउटफुल के बाद तो उसको दे देंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे, सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। अब हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे शिक्षकों के लिए ये ऊहापोह की स्थिति हो जाती है कि आखिर काउंसलिंग के समय आपकी काउंसलिंग कैसे पूरी की जाती है। तो सबसे पहले तो आप 2 प्रति या 1 प्रति, कहीं कहीं 2 प्रति मांगा जाता है। पूरे बिहार में जो भी निबंधन कार्यालय में ये काउंसलिंग होती है, तो वहाँ पे कहीं पे सुना गया कि 2 मांगा गया है, कहीं पे 1 मांगा गया है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो फ्लाई लीफ फाइल होता है, रिबन वाला, बांधने वाला, चारों तरफ से मुड़ जाता है और उसको आप फोल्ड कर देते हैं, तो उसमें आप 2 प्रति बना लेंगे। जीरोक्स करा के स्व भी प्रमाणित कर लेंगे, और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होगा एक्स्ट्रा, वो तो डीओ कार्यालय से आपको उस समय मिलेगा ही, निकलेगा एक लेटर के थ्रू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। लेकिन उसके अनुसार आप सीरियल वाइज से एक फ़ाइल में तैयार कर लेंगे, और वो फाइल की 2 प्रति लेकर के और साथ में एक ओरिजिनल का अलग फोल्डर बना लेंगे, और वैसा फाइल रखेंगे, उसी सीरियल में रखेंगे जिस सीरियल में आपने अपलोड किया था, ठीक है, या विभाग के द्वारा जो भी जारी किया जाएगा उस सीरियल में आप रख लेंगे, ताकि काउंसलिंग करने वाले को सहूलियत हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो काउंसलिंग करने वाला होता है ना, वो भी एक इंसान ही होता है। तो अगर आप अच्छी तरीके से, आप सिलसिलेवार ढंग से अरेंज्ड वे में उसको कुछ भी देंगे, तो आप पे वो खुश हो सकता है, और जब आप खुश होगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो तो आप पास आउट हो जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में आप ऐसा करेंगे कि 2 प्रति लेकर के आप पहुंच जाएंगे आपके मोबाइल पे। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो आपके मोबाइल पे आपका स्लॉट, आपकी टाइमिंग और आपका जगह का ये एड्रेस है, वो सब आपके मोबाइल पे आ जाएगा, कब आपको पहुंचना है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 प्रति लेके जैसे ही पहुँचेंगे तो सबसे पहले जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, जो सक्षमता 2 का है, ध्यान रखिएगा उसको आप अभी लेमिनेट मत करवाइएगा। जो आप पन्नी में लेमिनेट करा लेते हैं उसको अभी आप मत करवाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए आपको उनको दिक्कत ना हो। जैसे ही आप इन करेंगे तो वहाँ पे आपका प्रवेश पत्र से आपका अटेंडेंस, मतलब हाजिरी लगाई जाएगी, और आपका वहाँ पे इमेज वगैरह खींचा जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नेक्स्ट काउंटर पे, जहाँ पे कि आपकी बायोमेट्रिक मैच होगी, आपका जो फिंगरप्रिंट्स है उसको मैच कराया जाएगा। चूँकि आपको बता दें कि इस बीच में अभी आपको एक
एक लेटर निकाला जाएगा जिसमें कि आपके एडमिट कार्ड को आपके संबंधित डीओ कार्यालय में जमा कराया जाएगा और वहाँ भी आपकी बायोमेट्रिक ली जाएगी। और आपके परीक्षा के समय में लिया ही गया था, आपको याद ही होगा। तो आपका तीनों जगह बायोमेट्रिक मैच जो है कराया जाएगा। काउंसलिंग में भी आपको वो अंगूठे का मैच कराया जाएगा ताकि आप वही पर्सन हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है। फिर उसके बाद आपका पदस्थापित होने के बाद भी एक बार आपकी बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, मैच कराया जाएगा आपके अंगूठे को। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक जैसे ही मैच कर जाएगा, आपको जो भी काउंटर उपलब्ध है वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे सेंड करने के बाद वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को जो आपने अपलोड किया है उसके ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स से मैच कराया जाएगा और आपको क्लियर कर दिया जाएगा। एक चीज़ और बता दें आपको, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे जिस समय डिमांड किया जाए काउंटर पे, वहीं आप देंगे, अपने से खुद से नहीं देते जाएंगे। कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है काउंसलिंग में कि सर ये भी दे दें, सर वो भी दे दें, मतलब जो नहीं डॉक्यूमेंट देना है वो भी आप लेकर के दे रहे हैं। तो बेवजह बखेड़ा खड़ा करने से बढ़िया है कि आपसे जब भी जो कर्मचारी जो काउंसलिंग करा रहे हैं वो डिमांड करें, वहीं आप देंगे उस समय। तो उससे क्या होता है कि आप उनका ध्यान नहीं भटकता है और आपकी काउंसलिंग अच्छे से पूरी हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको एक लेटर 3 प्रति में निकलेगा। 3 प्रति में लेटर निकलने के बाद आपका सिग्नेचर भी तीनों प्रति पे करा लिया जाएगा और 1 प्रति आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा, मतलब आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपको पदस्थापना तक संजो के रखना है। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग जो है वो आसानी से पूरी हो जाएगी और आसानी से पूरी होने के बाद आपको वेट करना है, बाद में आपकी पदस्थापना हो जाएगी। तो ये तो थी जो सक्षमता 2 में जिन्होंने पास आउट किया था। अब आप सक्षमता 3.0 जो हैं, जो असफल हुए हैं या जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है, वो आप सक्षमता 3.0 में आप शामिल हो सकते हैं। तो इसकी बाकायदा घोषणा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो अध्यक्ष महोदय हैं, माफ़ कीजिएगा, अध्यक्ष महोदय हैं आनंद किशोर जी, उनकी तरफ से ये सूचना जारी कर दी गई है कि 25 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और 26 नवंबर से आपका सक्षमता 3.0 का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और बहुत जल्द इसकी परीक्षा ले ली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी हरी में है कि उसको विधानसभा चुनाव से पहले इन सारे लोगों का पोस्टिंग करा देना है और राज्य कर्मी का दर्जा एज ए विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको दे देना है। तो हम सहानुभूति रखते हैं हमारे जो भी असफल अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से 3.0 में फॉर्म भर के आप आसानी से उसको पास आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर कर देंगे अपने मित्रों को भी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। आने वाले काउंसलिंग और आपके पदस्थापना और राज्यकर्मी बनने के लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद।